और हमारी सरकार में अब तक अभी चल रहा है, ये लगातार अभी जनवरी तक प्रोक्यूरमेंट चलेगा। 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आड़तियों के माध्यम से, और हमारी सरकार में 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया और वह पैसा उनके खाते में गया। किसान जो लाभान्वित हुए, सब 12 से 17 के बीच 14,87,000 किसान लाभान्वित हुए। धान में, गेहूं में लाभान्वित हुए 19,02,000। और हमारी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान अभी जो चल भी रहा है, जो किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, 14 लाख की तुलना में हमारी सरकार में लाभान्वित किसानों की संख्या 31,88,000 और गेहूं में 43,75,000 किसान लाभान्वित सीधे सीधे हुए हैं, जिनसे हमने उपज खरीदा है, उनको उपलब्ध कराया है। महोदय, जो धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई गई, अगर मैं देखूं तो गेहूं और धान के किसानों को जो कुल धनराशि उपलब्ध कराई गई, यह धनराशि गेहूं में 12,800 करोड़ रुपए, यह 12 से 17 के बीच में, और 17 से 21 के बीच में उपलब्ध कराई गई 36,405 यानी 36,405 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना ज्यादा धनराशि किसान के पास गई है। धान में 17,190 करोड़ रुपए 12 से 17 के बीच और 17 से 21 के बीच में अब तक धान में हम लोग 41,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में दे चुके हैं। गन्ना किसानों का अगर हम देखें तो 12 से 17 के बीच में गन्ना किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, और 17 से 21 के बीच अब तक 1,48,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,54,000 किसानों के खाते में अब तक 2,54,00,000 किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए अब तक दे जा चुके हैं। और हमारी सरकार ने आने के साथ ही किसान जो कर्ज के तले दबा हुआ था, ऐसे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को भी आने के साथ ही सरकार ने आगे बढ़ाया। महोदय, अगर मैं किसान की बात करूं तो पिछली सरकार के समय सिंचाई योजनाओं के लिए जो वहां पर कार्य हुआ था, मुझे लगता है कि 12 से 17 के बीच 1 लाख हेक्टेयर की भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, और 17 से 22 के बीच में, 21 के बीच में जो हम लोग सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, यह 22 लाख हेक्टेयर से अधिक है। अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जिले सीधे सीधे से लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का अभी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सभी जनपद इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही बाण सागर परियोजना, मिर्जापुर और प्रयागराज जनपद इससे लाभान्वित हो चुके हैं 18 में। बंडई बांध, जमरार बांध, मोदहा बांध, पहुंच बांध, बहुचुरा बांध, गुंटा बांध, रसिन बांध, जखनौल पंप नहर प्रणाली, ये तमाम जो परियोजनाएं, लगभग 17 परियोजनाओं को हमारी सरकार जो 3-3, 4-4 दशक से लंबित थी,
उन योजनाओं को पूरा किया, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा किसानों को प्राप्त हुई और किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे पेयजल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, बुंदेलखंड प्राकृतिक दृष्टि से हर प्रकार की खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन वहां की खनन संपदा को, खनिज संपदा पर भू माफियाओं को और खनन माफियाओं को हावी पिछली सरकारों ने करवाया था। हमारी सरकारों ने उन माफियाओं को उनके सही जगह पहुंचाने का काम किया ही, लेकिन साथ साथ वहां की जनता जिस विकास कार्य के लिए हकदार थी, आज पेयजल की समस्या का समाधान मार्च 2022 तक हम लोग, जब हमारी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, बुंदेलखंड की पेयजल की समस्या का समाधान हो चुका होगा। हर गांव में हर घर नल योजना लागू हो चुकी होगी। बुंदेलखंड में अब केन और बेतवा को जोड़ने की कार्रवाई भी हो रही है। पूरे बुंदेलखंड की व्यापक परिवर्तन कर देगा। अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ जिन परियोजनाओं को मैंने अभी यहां पर उल्लेख किया है, ये सभी परियोजनाएं तो पूरी हुई हैं। पूरा बुंदेलखंड पानी के लिए अब तरसेगा नहीं। वहां की माताओं को, वहां की बहनों को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहां के नौजवानों को पलायन इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बुंदेलखंड के विकास की आधार अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है। 2022 तक इस एक्सप्रेसवे को हम तैयार करने जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे में सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा दिया है। अभी आपने देखा होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास झांसी में प्रधानमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड के दोनों जनपदों में हम एयरपोर्ट दे रहे हैं। चित्रकूट के एयरपोर्ट हमारा तैयार हो रहा है, ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे नेता प्रतिपक्ष बलिया से हैं, अलग विषय है कि विकास में रुचि उनकी कम ही रहती है, लेकिन बुंदेलखंड के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खुल चुका है और सही मायने तो मैं तो यही मानता था कि आपको जाने में बलिया परेशानी होती है क्योंकि आप साल में एक बार ही क्षेत्र में जा पाते थे। तो हमने कहा कम से कम साल में 10-12 बार चले जाएं। इस बुजुर्गी में तो आपका ध्यान रखने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस इसीलिए हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया और मैं तो चाहूंगा वैसे आप चले होंगे। धन्यवाद। ओह, धन्यवाद देने का तो शिष्टाचार है ही नहीं ना। आपको चोरी छुपे देते होंगे लेकिन हम लोगों को नहीं देते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ रहा है और गाजीपुर से वाराणसी भी जुड़ रही है, बलिया भी जुड़ रही है। बलिया के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए प्रयागराज तक 12 जनपद हमारे इससे आच्छादित हो रहे हैं। 18 तारीख को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। महोदय, 1947 से 2017 तक प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे और 17 से अब तक हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे पर यह है कार्य की स्पीड। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। अभी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज को क्लास चलाने के साथ जोड़ दिया है। वहां पे क्लास प्रारंभ होने जा रही है इस सत्र में। 2019 में 8 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन मैंने स्वयं किया था। वहां पे क्लास की सेकेंड ईयर
एमबीबीएस के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। 14 यानी 16 नए मेडिकल कॉलेजेस पे हम काम कर रहे हैं। आखिर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? और हम लोग डॉक्टर भी आ जाएंगे। अब इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, हर जगह बैठिए। मैं इसीलिए आपकी क्या जरूरत है यात्रा की? जब सारा उत्तर प्रदेश देश में एक हो गया तो फिर आप घर बैठिए बाबा। अब हम लोगों को आगे यही कहने के लिए आए हैं, हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वह उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर ना आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए और प्रदेश के अंदर जितने रिफॉर्म होने थे, इस रिफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश 15-16 में 14वें स्थान पर था, उसको नंबर 2 स्थान पर लाने में सफलता भी हमारी सरकार ने प्राप्त किया। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और आज पेयजल की योजना, 2 क्षेत्र प्रदेश के ऐसे थे जहां पर पेयजल का सबसे ज्यादा संकट था, बुंदेलखंड में, बिंदु क्षेत्र में, और डार्क जोन से जुड़े हुए कुछ खारा पानी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में। इन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा की कार्रवाई हमारी बन चुकी। वर्तमान में 38,000 ग्राम गांवों में, राजस्व गांवों में पेयजल हर घर नल योजना की कार्रवाई को सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और हमारा अधिक समस्याओं का समाधान का मार्ग निकलता है। और इस दृष्टि से सरकार ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोग जब आए थे तब प्रदेश के अंदर बहुत कम आच्छादन था पेयजल का। आज 35 लाख घरों में हर घर नल योजना नए सिरे से जोड़ने का कार्य करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर मैं ईज ऑफ लिविंग में ही बात करूं तो ईज ऑफ लिविंग में अगर हम बताएं दें कि 12 से 17 के बीच में कितने गरीबों के आवास बने थे, कुल आवास सैंक्शन हुए थे 12 से 17 के बीच में, वह मुझे लगता है कि मुश्किल से हजारों में आ पाए थे। रुचि भी नहीं थी, क्योंकि जब अपने स्वयं के परिवार से फुर्सत हो तो व्यक्ति समाज के बारे में सोचे। और महोदय, इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के हमारी सरकार 42 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे आजादी के बाद से जिनको किसी ने छुआ ही नहीं था। बनटांगिया, मुसहर, थारू, सहरिया, कोल, चेरो, ये तमाम ऐसी जातियां थी जो वंचित रह गई थी। इन लोगों को 100% आवासीय सुविधा, 100% शौचालय की सुविधा, 100% विद्युत के कनेक्शन, 100% उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, निराश्रित महिला पेंशन की योजना से जोड़ना, दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ना, वृद्धावस्था पेंशन के साथ जोड़ना, और जिस भी प्रकार की लोकल राशन कार्ड की सुविधा से आच्छादन करना, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री या जन आरोग्य योजना का कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने इस दौरान युद्ध स्तर पर किया। बहुत सारी जगह
100% हो चुका। आज जाइए उन क्षेत्रों में जहां पर पहले एक भी पक्के मकान नहीं थे, केवल झोपड़ी झोपड़ी नजर आती थी, आज उनकी एक व्यवस्थित कॉलोनी वहां नजर आती है। देखने देखते बनता है। आज जब उनके चेहरे की खुशहाली दिखती है, लगता है देश स्वतंत्र इन लोगों के लिए अब हुआ है। उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन ये लोग बड़े बड़े नारे लगाते थे। कोई गरीबी हटाओ का नारा लगाता था, कोई जो है